दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्स का लास्ट टॉपिक। जी हां दोस्तों, ये आपका इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर आ जाएंगे। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा उद्योग के बारे में यानी इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा मैं। बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट पर जो है विचार भी करते चलेंगे। तो आज इस आखिरी लेक्चर में, इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में, जो कि 54वां लेक्चर आपके सामने है, और ये 4 टॉपिक बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है बायोमास एनर्जी, दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तीसरा है सेल गैस, इसका नाम ही होता है, इंग्लिश में भी सेल गैस बोलते हैं, और चौथा है हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। तो ये सभी जो है चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आई थी 2009 में, उसमें क्या नीति थी, क्या विचार किए गए, सरकार ने क्या प्लानिंग किया, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। देन हम लोग पढ़ेंगे भारत में ऊर्जा संकट, और रोज की तरह एक चीज और पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ये सभी हमारा आज का टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, प्ले स्टोर पर स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ गया है। तो आप में से बहुत कम बच्चे अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टमैटिक वे से आपकी पढ़ाई हो तो जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है बायोमास एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का एक दूसरा नाम है जैव ईंधन। क्या नाम है? जैव ईंधन या जैविक ऊर्जा या जैव ऊर्जा या फिर बायोमास एनर्जी, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको बायो एनर्जी भी कहा जाता है। तो ये अनेक अनेक नाम है, इसको आप याद रखिए। बात आती है कि इसमें होता क्या है। तो देखिए सिंपल सी चीजें जो आप जानते हैं मैं उसके बारे में बता दूं। आपके घर के जो अपशिष्ट हैं, मतलब चाहे वो वनस्पतियों के अपशिष्ट हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे मलमूत्र हो, जितने भी तरह के अपशिष्ट होते हैं, इन्हीं अपशिष्ट से एक एनर्जी पैदा की जाती है जिसे हम बायोमास एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसी को यहां पर डिफाइन किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, लिख रहा है जैव ऊर्जा ग्रामीण ऊर्जा संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी ऊर्जा? ये जो जैव ऊर्जा है ना, ये जो बायोमास ऊर्जा है ना, ये ग्रामीण विद्युत संकट को, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली का संकट कहां देखने को मिलता है? गांव में। आज भी अगर हम शहर की बात कर लें तो शहरों में लगभग 24 घंटे की बिजली होती है, या अगर मान भी ले कि 2-3 घंटे के लिए बिजली कट भी जाती है, फिर भी ऑन एन एवरेज 20 से 21 घंटे आपको बिजली जो है प्राप्त होती है हर एक हाल में, ठीक है। लेकिन वहीं हम गांव की बात कर लें तो गांव में आज भी, मैं कभी अपने घर जाता हूं, अपने गांव जाता हूं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 20 घंटे लाइट मिली हो आज तक, ठीक है। आज तक की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है कि 20 घंटे वहां पे लाइट मिलती हो। अलग बात है कि इन्वर्टर वगैरह है, चीजें हैं वो अपनी जगह, बट लाइट नहीं मिली। लाइट मिलती कितनी है? वही 8 से 10 घंटे लाइट मिलती है। अब 10-12 घंटे हो गए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगातार 3-3, 4-4 दिन तक लाइट आती भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप सभी जान रहे होंगे। तो याद रखिए, इस ग्रामीण ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए बायोमास एनर्जी बड़ा ही उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि यह हर जगह पर अवेलेबल है, इसको हर जगह बनाया जा सकता है। लिख रहा है यह ऊर्जा का एक स्वच्छ और सबसे सस्ता साधन। इसके लिए आपको कुछ अलग से लाने की जरूरत नहीं है। जो आपके यहां अवेलेबल है, जो आपके यहां गंदगियां हैं, गंदगी यानी आप किसको कहते हो? जो अपशिष्ट है, जो कूड़े हैं, कचड़े हैं, आप उनके माध्यम से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे सस्ता स्रोत भी यह है। लिख रहा है जैविक उत्पादों से इसको उत्पन्न किया जाता है। जैसे जो आपके यहां कृषि का अवशेष बचा, आपके यहां खेती होती है तो खेती के जो अवशेष बचे उस अवशेष को कलेक्ट कर लीजिए, या फिर फसलों के अवशेष बचे हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए, या जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो उसके अवशेष बचे हैं, किसी जो है सब्जी के छिलके हो गए, या जो सड़ गई है, गल गई है सब्जी, वो सभी हो गए, या फिर जो पशुओं के मल है, मल यानी गोबर, जैसे गाय के गोबर वगैरह हैं तो उस गोबर को ले लीजिए, या फिर मानव मल ही हो जाए, ठीक है, ये हो गया। या फिर जो आपके रसोई का अपशिष्ट है, वहां तमाम तरह के जो है चीजें निकलती रहती हैं, या फिर जो नगरीय अपशिष्ट हैं, जो गांव की अपेक्षा जो अगल बगल के शहर हैं वहां से जो अपशिष्ट मिलते हैं, इन सभी पदार्थों को मिलाकर के उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसको हम बायोमास एनर्जी का नाम देते हैं, या फिर जैव ऊर्जा का नाम देते हैं। आगे लिख रहा है कि अच्छा, आप कहोगे सर कितना लगभग मिलता होगा? अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, आप ध्यान दीजिए, लिख रहा भारत में प्रति वर्ष लगभग 1000 मिलियन टन, कितना? 1000 मिलियन टन फसल के अवशेष हैं, अवेलेबल हैं, और लगभग 500 मिलियन टन जो है पशुओं के मल अवेलेबल हैं। मैं कोई 2 छोटा डेटा ले रहा हूं, अगर इन दोनों डेटा को मिला दो तो इन पदार्थों से लगभग
70,000 मिलियन घन मीटर मेथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। क्या मिलता है? मेथेन गैस। और उस मेथेन गैस से पूरे भारत के जो ग्रामीण एरिया हैं, जो घरेलू मतलब जो गांव हैं, उसके 50% गांव में जो है घरेलू ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है केवल इस चीज से। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ा रोल अदा करता है। सोचो 50% लोगों की समस्या तो केवल इसी से सॉल्व हो जाएगी। तो है ना मजेदार बात, इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है इसके अतिरिक्त जो कंपोस्ट खाद तैयार होगी वो तो अलग ही तैयार होगी, मतलब उस कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल आप जाकर के अपने खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि यही तो है जैविक खाद। आज जिस जैविक टेक्निक की बात होती है कि जैविक खेती की जाए, जैविक खेती में है क्या? जैविक खेती में यही है कि जैविक तरीके से खेती की जाएगी, जिसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी किसी भी तरह के रासायन उर्वरक का इस्तेमाल वहां पे नहीं किया जाएगा। तो यही चीजें, इनको यहां से कंपोस्ट खाद भी मिल जाएगी। आगे देखिए, करा बायोगैस के उत्पादन से संबंधित तकनीकी का प्रशिक्षण यानी उसका ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे इसको बनाया जाए, 3 जगह पूरे भारत में एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। वो कहां कहां पर है? तो एक ट्रेनिंग सेंटर है दक्षिण भारत में, कोयंबटूर में है। दूसरा है उदयपुर। उदयपुर याद होगा आपको, झीलों का शहर कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। बेहतरीन नगरी है, ठीक है, याद रखेगा। उसी तरह से है पूसा समस्तीपुर, इसको भी याद रखेगा। 3 जगह है, कोयंबटूर है, उदयपुर है और पूसा समस्तीपुर है। ये 3 जगह है जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो संयंत्र लगाए गए हैं, वो संयंत्र कहां कहां लगाए गए? जो बड़े लेवल पे लगाए तो बहुत जगह गए, हजारों की संख्या है, लेकिन जो बड़े संयंत्र हैं उसकी बात करूं तो एक जगह है झलखारी, यहां झालखारी लिखा है, एक्चुअल में नाम है झलखारी, पंजाब में पड़ता है। दूसरा है तिमारपुर, ठीक है, इसको तिमोरपुर भी कहा जाता है, दिल्ली में है, ठीक है। तीसरा है मुंबई और चौथा है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? राजधानी है, ठीक है, याद रखेगा, अंडमान निकोबार। तो यहां पर दोस्तों बायोगैस ऊर्जा के प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। देखिए यहां पर दे भी रहा है बायोगैस प्लांट में कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, जो फॉरेस्ट्री वाले हैं, ठीक है, वन से जो अपशिष्ट मिल गए, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और जो वेस्टेज हैं, जो सीवरेज से हो गए यानी मलमूत्र वाले हो गए, जो म्युनिसिपल जो आपकी म्युनिसिपैलिटी है वो जो कलेक्ट करती है, जो एनिमल के हैं, इन सभी को मिला करके क्या किया जाता है? बायोमास एनर्जी पैदा किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एनर्जी चैप्टर कवर कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, कर बायोमास अथवा जैव ऊर्जा के संबंध में कुछ चीजें और याद रखिए। कर ध्यान दीजिए, बायोमास से इथेनॉल और मीथेनॉल जैसे ईंधन भी बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या है? पहले क्या होता था, आपने दोस्तों सुना होगा बायोगैस संयंत्र के बारे में। हम लोग छोटे छोटे थे तो आई थिंक क्लास 8 या 9 या 10th की किताबों में अक्सर उसका वर्णन मिलता था बायोगैस प्लांट का, ठीक है, जिसमें पशुओं के गोबर मल मूत्र को इकट्ठा करके उसको बंद कर दिया जाता था। वो सड़ गल करके क्या बनता था? वहां पे मेथेन गैस पैदा होती थी। उस मेथेन को ऊर्जा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते थे, और बाकी जब वो खाद बन जाता था तो उसको वहां से निकाल करके खेतों में डाल दिया जाता था, वो खाद का भी काम करता था, ठीक है। तो याद रखेगा। तो याद रखे दोस्तों, आज क्या हुआ कि आज टेक्नोलॉजी थोड़ी और आगे बढ़ गई है, तो मेथेन से हम पहुंच गए मेथेनॉल पे। कहां पहुंच गए? मेथेनॉल। मेथेन से बनता है, तो मेथेनॉल और इथेनॉल, मेथेनॉल इथेनॉल ये दोनों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये दोनों एक तरह से ईंधन है किसके लिए दोस्तों? आजकल जैसे गाड़ियां चलती हैं वो डीजल और पेट्रोल से चलती है ना। आपने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के नाम भी सुना होगा। आने वाला 2-4 साल बाद आप देखेंगे मार्केट में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो हावी हो गई, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल क्या हो रहे हैं? बंद हो रही हैं, और ये नई गाड़ियां आ रही हैं। कुछ समय में दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ईंधन का शिफ्टिंग बदल रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, यहां इथेनॉल और मेथेनॉल से भी कुछ वाहन चलाए जाते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। बायोडीजल की बात करें दोस्तों, बायोडीजल कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे बायोडीजल की प्राप्ति होती है। जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं रतन ज्योत। क्या बोलते हैं? रतन ज्योत। इंग्लिश में इसी को जेट्रोफा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जेट्रोफा। तो रतन ज्योत हो गया, जेट्रोफा हो गया, या फिर करंज का पौधा हो गया। करंज याद रखेगा, आप नहीं पढ़ते हो नॉर्मली, आप केवल एक ही जानते हो, लेकिन करंज भी याद रखिए। गन्ने का सोरा हो गया, वो भी बायोडीजल का काम करता है। और उसके अलावा पैंगोमिया हो गया, ये भी जो है बायोडीजल का काम करता है। तो अलग अलग चीजें हैं जो बायोडीजल के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक तरह से ईंधन है, ये भी इससे भी ऊर्जा पैदा किया जाता है। कह रहा देश का पहला बायोडीजल कारखाना नहीं, आप उसको संयंत्र कर सकते हैं। ये कहां पर लगाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया, काकीनाडा में लगाया गया। अब धीरे धीरे लोग और ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपडेट हो रहे हैं। अपडेट होने की कंडीशन में हम लोगों ने
ये मतलब व्यवस्था हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा दोस्तों। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है जलखेरी, ठीक है, वही झालखेरी जलखेरी, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। तो झालखेरी में दोस्तों धान की भूसी से विद्युत बनाने की कार्य चल रहे हैं, ठीक है। अब धान का भूसी आप देखते होंगे, अरे वही धान जो खेती में होता है यार, ठीक है, चावल निकल जाता है तो धान की भूसी बचती है, उस धान की भूसी से क्या बनाया जा रहा है, याद रखिए विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। करा दिल्ली के ओखला और तिमारपुर में यहां पर शहरी कचरे से बिजली बनाई जा रही है। जी हां, उस बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलाई जा रही है। अब बताओ आप, उस कचरे से दिल्ली की मेट्रो चलाई जा रही है, ये बड़ी बात है कि नहीं अपने आप में? तो समझो, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है। करा जैव ऊर्जा उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो जैव ऊर्जा की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे आता है, अपना उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे तमिलनाडु है, पांचवें पे आंध्र प्रदेश है और छठवें पे पश्चिम बंगाल है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला दूसरा याद रखो, कम से कम पहला दूसरा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कम कम याद रखो, कर्नाटक तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बायो मास एनर्जी की बात हो गई। दूसरी बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? जल विद्युत ऊर्जा। ये जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है, ध्यान दीजिए। करा नदियों पर बांध बना करके बहते हुए जल को रोक करके उस जल को ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। नीचे टारबाइन लगा होता है, जो टारबाइन उस जल के गिरने से क्या करता है, घूमता है और उससे विद्युत पैदा किया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्या है, अब आप ध्यान देना कि अगर आपको जल को ऊपर से गिराना है तो मैदानी क्षेत्रों में तो जल से ऊपर गिरा नहीं पाओगे। यानी जो नदियां पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां से निकलती हैं वहीं कहीं पर बांध बना लिया जाता है और वहीं पर जो है ये काम किया जाता है। तो जल विद्युत ऊर्जा जहां भी बना हुआ है यह अक्सर करके पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ है, कभी मैदानी क्षेत्रों में चीजें आप नहीं पाएंगे, ठीक है। कॉमन सी बात है यार कि पानी को ऊपर से गिराना है तो पानी ऊपर कहां पर है, पहाड़ों पर ही पानी ऊपर पर है, ऊंचाई वहीं पर है, वहीं से पानी गिरता है तो वहीं पर बांध बनाया गया। तो बहुत सारी नदियों पर बांध बनाए गए हैं जहां से ये एनर्जी पैदा की जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना, ऊपर बांध बना दिया गया, पहले पानी को रोक दिया गया, जब पानी भर गया तो फिर पानी को वहां से छोड़ा गया, नीचे टरबाइन लगा, उस टरबाइन पे पानी गिरा, टरबाइन चलना शुरू किया और उससे जो है विद्युत पैदा होता है। तो इसको जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। करा ये सबसे सस्ती प्रणाली है और बहुत समय से हमारे देश में इस्तेमाल भी की जा रही है, ठीक है। कर भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की बात करें कि भाई पूरे भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था, तो नॉर्मली लोग कहते हैं शिव समुद्रम, लेकिन आप ध्यान देंगे उसकी पहले भी दार्जिलिंग में यह बनाया गया था 1897 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1897 में। दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो वहां पर बनाया गया था पहला जल विद्युत संयंत्र, वहां लगाया गया था। उसके बाद चल के 1902 में, यानी ज्यादा साल नहीं 5 साल बाद जो है इसको शिव समुद्रम पर बनाया गया, कावेरी नदी पर दोस्तों ये शिव समुद्रम परियोजना है, ठीक है। उसके तहत जो है जल विद्युत गृह स्थापित किया गया। तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, इसलिए हम लोग शिव समुद्रम का नाम ज्यादा याद रखते हैं दोस्तों। उसके बाद चल के 1975 में, यानी देश को आजादी वगैरह जब मिल गई तब जाकर के एक विभाग बनाया गया जिसका नाम है एनएचपीसी। क्या नाम है? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, ठीक है। तो याद रखें ये 1975 में बनाया गया। अच्छा, ये करता क्या है? देख रेख करता है पूरे भारत में जितने भी इस तरह के संयंत्र हैं उनकी निगरानी कौन करेगा, उन पे अपना जो है ध्यान कौन देगा, तो याद रखिए यही ध्यान देता है एनएचपीसी, इनका परिचालन करता है। कर भारत में जल ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पहाड़ी राज्य में, अब उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहाड़ी एरिया पे इस तरह से कुछ नहीं देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है। तो याद रखें, तो पंजाब दोस्तों अग्रणी राज्य है, ठीक है, याद रखेगा। कर्नाटक नंबर दूसरे पर है, महाराष्ट्र नंबर तीसरे पे है, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ दोस्तों अलग अलग परियोजनाएं हैं, अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में, तो वहां 3 परियोजना बड़ी फेमस है, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के तो सलाल और दुलहस्ती जो परियोजना है वहां पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। उरी में दोस्तों, उरी है जम्मू कश्मीर में, उरी में दोस्तों अभी आपने सुना होगा, चर्चा में था, 14 फरवरी को वहां बम विस्फोट हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चमेरा ये हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद बायरा सियूल ये भी हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती ये भी
हिमाचल प्रदेश में है, धौलीगंगा टनकपुरी उत्तराखंड में है, और रंगीत और तीस्ता जो है तीस्ता नदी है सिक्किम में है, झज्जर हरियाणा में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और लोकटक झील का नाम सुना होगा मणिपुर में है। तो ये अलग अलग जगह हैं जहां पर तमाम जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा आपको रटना नहीं है, लेकिन आप बेसिकली थोड़ी थोड़ी बातें आप हर चीज के बारे में जानते रहो, ठीक है। देखिए मेरी आदत है ना, जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। कई लोग पूछते रहते हैं सर कब खत्म होगा इंडियन ज्योग्राफी, कब खत्म होगा। भाई कैसे बता दूं कब खत्म होगा, वो तो टॉपिक पर डिसाइड करता है ना कि मुझे कितना कवर करना। अगर मुझे लगा कि आगे का उद्योग, जैसे मैं आपसे कहूं उद्योग चैप्टर मुझे पढ़ाना इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में कितने दिन में पढ़ा दूंगा भाई, एक लेक्चर में भी इंडस्ट्री को पढ़ाया जा सकता है। लोगों ने पढ़ाया है, लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ाया है। जिसको और ब्रीफ में पढ़ाना है वो क्या करेगा, 2-3 लेक्चर में पढ़ाएगा। अब मैं उस चीज के बारे में क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि जो भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे लौह इस्पात है, ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उनके बारे में सिंगल वीडियो दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे वहां फैक्ट डेटा हैं। फिर जब बड़ी बड़ी हो जाएंगी 2-3 लेक्चर में, तो जहां छोटा छोटा आएगा तो 3-4 मिला के एक साथ दे दूंगा। तो वो तो जो है जब वो टाइम आएगा तो उस पर निर्भर करता है कि भाई मुझे आपको क्या देना है। अब ऐसे तो मैं 2 वीडियो में पढ़ा के खत्म कर सकता हूं, है कि नहीं। पढ़ाया भी पहले का, आप देखिए इंडस्ट्री का एक वीडियो देखिएगा, मास्टर वीडियो पढ़ा होगा, ठीक है, आधे 1 घंटे का वीडियो, उसमें सारी इंडस्ट्रियों के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन वो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं था, ठीक है। जब डिटेल में आप पढ़ोगे तो तमाम फैक्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कि भाई कैसे कारखाना खुला, कैसे बंद हुआ। चलो आगे देखते हैं। करा सेल गैस, बहुत कम बच्चे हैं जो सेल गैस के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, हाइड्रोजन और इन सब के अलावा कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो सेल गैस क्या है? सेल गैस दोस्तों अक्सर करके आप जानते हैं कि जहां पर पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के अंदर जो परत होती हैं, उन परतों में जहां गैपिंग होता है वहां भी गैस के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको बड़ा मेहनत से निकाला जाता है, ठीक है, बहुत कायदे से ड्रिल किया जाता है। ड्रिल माने समझ रहे हैं, जैसे दीवार पे ड्रिल होता है वैसे पहाड़ों में ड्रिल किया जाता है, क्योंकि ये सेल गैस एक तरह का प्राकृतिक गैस है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सेल गैस का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। लेकिन अमेरिका बड़ी खोज कर रहा है, सेल गैस पर बड़ी खोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह भविष्य का ईंधन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके यहां पेट्रोल और डीजल समाप्त हो जाएंगे तब तक आपको कुछ और ढूंढ के रखना है, नहीं तो क्या होगा, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाएगा, सारा परिवहन रुक जाएगा, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या है कि अलग अलग चीजों की खोज चल रही है, ठीक है। तो उसमें एक सेल गैस भी है, अमेरिका बड़े जोर शोर से खोज रहा है, लेकिन चाइना नंबर 1 पर है। ध्यान दीजिएगा, सेल गैस प्राकृतिक गैस का एक गैर परंपरागत रूप है। यह चट्टानी संस्तरों मतलब जो परत होता है ना, चट्टानों के बीच का जो परत होता है उसके मध्य ये सेल गैस पाई जाती है। इसके निष्कर्षण के लिए चट्टानों में सबसे पहले ड्रिलिंग किया जाता है, ड्रिलिंग मतलब छेद किया जाता है, फिर तेज दबाव से उसमें पानी की धार छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से चट्टानों के अंदर जो फंसे हुए हाइड्रेट होते हैं वो हाइड्रेट कणु वहां से मुक्त हो जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और यही सेल गैस होती है। लेकिन यह पद्धति बहुत महंगी है भाई, महंगा है, क्योंकि अभी हमारे रूटीन में नहीं आया है तो ये महंगा है, ठीक है। कह भारत में सेल गैस के मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे जो कैम्बे की पहाड़ियां हैं, जहां पे गोंडवाना क्रम की सैलें हैं, जहां पर कृष्णा गोदावरी की बेसिन है, जहां पर कावेरी नदी क्षेत्र है, वहां पर सेल गैस के पर्याप्त भंडार हैं। पर्याप्त नहीं है, थोड़े बहुत भंडार है, पर्याप्त नहीं, ठीक है। कह इसके अतिरिक्त कुछ संभावनाएं भी हैं, जैसे माना जा रहा है कि गंगा नदी घाटी में भी इस तरह के सेल गैस हो सकते हैं, खोज चल रही है। जो आपका झारिया है झारखंड में, ठीक है, ये कोयले के लिए बड़ा फेमस है। बोकारो हो गया, उत्तरी करणपुरा हो गया, रानीगंज हो गया, सोहागपुर हो गया, असम हो गया, अरकान हो गया, ये सभी क्षेत्र संभावित क्षेत्र है जहां पर सेल गैस हो सकते हैं, ठीक है। करा सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है, हालांकि अनुसंधान के कार्य अमेरिका के द्वारा भी किए जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन ऊर्जा पे दोस्तों बड़ा काम हो रहा है आजकल, सबसे आगे हाइड्रोजन एनर्जी चल रही है, क्योंकि सबसे सस्ती एनर्जी है, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन इस ईंधन के माध्यम से किया जा सकता है। अभी आपने सुना होगा जर्मनी ने हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन बनाई, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस बनाई। जी हां, तो क्या है, बड़ा सस्ता हो जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक नवीकरणीय ईंधन के रूप में, भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा। सबसे ज्यादा जोर वो हाइड्रोजन ऊर्जा पर दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है भारत में इसके अनुसंधान एवं विकास हेतु एक कोर कमेटी बनाई गई, एक बोर्ड बनाया गया, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड, इसका भी गठन किया गया
क्या? अच्छा, ये हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड करेगा क्या? धीरे धीरे नवीन पद्धतियों को ढूंढेगा और इसके लिए जो भी रोड मैप बनाना है कि कैसे हम लोगों को अपने देश में इस चीज को लाना है, उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा, तमाम नीतियां बनाएगा, ये सभी इसका काम होगा। तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको पढ़ाता हूं 2009 में जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आई थी, उस नीति में क्या बातें की गई थी। नीति मतलब यानी यहां पर प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए प्लानिंग हो रहा है? तो जैव ईंधन के लिए प्लानिंग हो रहा है। सुनिएगा, कह रहा है केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 2009 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की घोषणा की। उसके तहत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति गठित की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया, ठीक है। कैसा? एक राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति प्रधानमंत्री की निगरानी के अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। कह रहा है जो मंत्रिमंडल का सचिव होगा उसकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति कह सकते हो या एक परिचालन समिति भी गठित की जाएगी, जो इस समिति के परिचालन के लिए उत्तरदायी होगी कि समिति कैसे काम करेगी, उसका ऑपरेटर कैसे होगा, कैसे उसका ऑपरेशन किया जाएगा, वो किसके अध्यक्षता में होगा? मंत्रिमंडल का सचिव होगा। लिख रहा है गैर खाद्य जो तिलहन है, देखिए कुछ तिलहन ऐसे होते हैं जो खाने वाले होते हैं, जैसे अगर मैं तेल की बात कर दूं, सरसों की बात कर दूं, ठीक है, वो भी तिलहन में आता है, ठीक है, या मूंगफली की बात कर दूं वो भी तिलहन में आता है, तो जिसे तेल बनाए जा सकते हैं यार, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो जो खाने में आते हो तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ गैर खाद्य होते हैं जिसको खाया नहीं जाता लेकिन उससे भी तेल निकलता है, उसके तेल को खाया नहीं जाता। तो लिख रहा है गैर खाद्य तिलहन के बीजों को जैव डीजल के रूप में, या फिर आपने बायोडीजल का नाम सुना होगा, तो बायोडीजल उत्पाद उनसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे रतनजोत या जेट्रोफा हो गया, एक ही नाम है, रतनजोत या नहीं, रतनजोत अथवा जेट्रोफा, ठीक है। करा गैर खाद्य तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाए ताकि लोग इसके उत्पादन के लिए विचार कर सकें। अगर इसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा और किसानों को एक अच्छा मूल्य भी अवेलेबल होगा, तो किसान भी क्या करेंगे? गैर खाद्य वाले आइटम भी क्या करेंगे? उगा सकते हैं अपनी खेतों में, ठीक है। तो समय समय पर इसके लिए नीतियां बनाई जाएंगी। करा बागानों एवं जैव ईंधनों के प्रसंस्करण और शोध कार्यों पर जोर दिया जाएगा, इसके लिए नए नए रिसर्च चलेंगे। करा राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष बनाने पर भी विचार चल रहा है, तो ये गलत है, वर्तनी सुधार यहां पे करिएगा। देखिए जहां कहीं भी गलत आया करें ना, वहां वर्तनी सुधार आप जरूर क्या करिए। कोष ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कोष लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारत में ऊर्जा संकट, भारत में आने वाले समय में बहुत बड़ी ऊर्जा संकट आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको क्या ऐसा लगता है कि भारत में जितने तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जितने तेजी से हमारा सिस्टम डेवलप कर रहा है, क्या हमारे पास उतने ज्यादा संसाधन है? क्या हमारे पास उतने ज्यादा संसाधन हैं? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो उन संसाधनों के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या हमेशा इस बात पर ही निर्भर रहा जाए कि हम अरब देशों से या ओपेक कंट्रियों से पूरी जिंदगी तेल खरीदते रहेंगे? क्या उस पर निर्भर रहना सही है? नहीं सही है। हमें अलग अलग खोज करना होगा। हमें हाइड्रोजन एनर्जी, हमें जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें बायोगैस एनर्जी, या अलग अलग जो नई नई तरह की टेक्नोलॉजियां जिस पर पूरी दुनिया शोध कर रही, हमें भी करना होगा ताकि हमें आगे ऊर्जा संकट से न जूझना पड़े। थोड़ी सी बातें करते हैं। लिख रहा भारत में अगर जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो पूरे विश्व की 17.5% की जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है। ये तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट। अगर 2021 में जो जनगणना रिपोर्ट आने वाली है उसके हिसाब से आप डेटा देखेंगे तो डेटा कहीं आगे जा चुका, बहुत आगे जा चुका, ठीक है। खरा भारत में बिजली के हालात संकट के दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल गुजर रहे हैं। आप ग्रामीण इलाकों को देख लो, शहरी जगहों को छोड़ दिया जाए, स्थानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पर बिजली संकट है। क्यों? क्योंकि देश में बिजली की जितनी डिमांड है उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों इसके लिए आप एक अच्छा एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि अगर आप गांव में चले जाओ, क्योंकि खेती किसानी वहीं पे होती है, तो जो किसान हैं उनको कई बार जो है बिजली के तार कटाने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही समय पर लाइट मिल नहीं पाती और उनके लिए लाइट बड़ी जरूरी होती है। तो सही समय पर लाइट नहीं मिलेगा इसलिए वो किसी और चीज पर डिपेंड रहते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया तो अलग से तेल ला करके, और ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अलग अलग जो यंत्र हैं उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो पूरी तरह से लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाते। तो कहीं ना कहीं एक बिजली संकट बड़ा समस्या है, ठीक है। और बहुत सारे बिजली घर हैं, क्योंकि आप जानते होंगे सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा जो है वो तापीय विद्युत ऊर्जा के माध्यम से बनता है, मतलब कि कोयले से जो एनर्जी पैदा किया जाता है उसको विद्युत बनाया जाता है, उससे होता है। तो बहुत सारे विद्युत गृह ऐसे हैं जिनको टाइम टू टाइम कोयला तक नहीं मिल पा रहा है, तो कई सारे तो बंद हो पड़े हैं, ठीक है। तो भारत सरकार आखिर कैसे ध्यान दे, ठीक है, कैसे ध्यान दे? यहां पे मैं अभी कुछ अपने निजी
निजी विचार को रखना चाहूंगा, थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। करा ग्रामीण इलाकों में तो बिजली संकट सबसे बड़ी समस्या, हम सभी को पता है। नदियों की सफाई के लिए अरबों रुपए की लागत से बने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, ठीक है, जो मतलब शहरों के गंदे जल को साफ करके नदियों तक पहुंचाते हैं, वो तक बंद पड़े। क्यों? उनको भी तो बिजली चाहिए, उनको भी तो बिजली चाहिए। अब जनरेटर से तो चल नहीं सकते हैं, तो उनको भी बिजली चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिजली की खपत देखी जाए तो भारत में बहुत ज्यादा है और उतनी अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रही है। करा भारत की खनन कुशलता की बात करें तो अमेरिका की खनन कुशलता के केवल 10% है। कितना? केवल 10%। चलिए अब मैं अपने कुछ निजी विचार रखना चाहता हूं, जरा आप उस विचार पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं ये विचार या ये एहसास हो रहा होगा कि हमारी सरकार में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार फोकस नहीं कर पा रही है। दोस्तों, जब तक सरकार किसी नए उद्यम को स्टार्ट नहीं करेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए होता क्या है, मैं आपको चीजें बताता हूं। अगर आप चाहते हो, देखिए हमारे पास जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, या तो जैसी है हमारी जिंदगी उसी में हम सुधार करें, या तो उसमें सुधार करने के साथ साथ कुछ नए कार्य भी किए जाएं। भारत सरकार में आज पिछले अगर मैं 5-6 सालों की बात करूं, रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, तो भारत सरकार ने एक भी इंडस्ट्री पर अपने पैसे नहीं खर्च किए। बस मेक इन इंडिया नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया और कोई दूसरा आ जाए, कोई दूसरा आके इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई दूसरा आकर के निवेश कर दे, बस उतना ही बना के रखे। मतलब खुद से कुछ नहीं करना, खुद से कोई। देखिए आप हमारी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए मैं नितिन गुप्ता, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं विद्यार्थियों के साथ जुड़कर आपको कुछ अच्छे कंटेंट दे सकता हूं। अब अगर मैं हाथ धरे ये बैठूं कि मुझे कोई आएगा, मुझे कोई हायर करेगा, फिर मुझे सारा सिस्टम वो देगा, फिर मैं वहां पढ़ाऊंगा और आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, या तो ये ऑप्शन है, या तो मैं बैठ के इंतजार करता, या तो मैं अपने हाथ पांव खुद से मारता कि नहीं ठीक है हम स्टेबल करते हैं। हमने भी पढ़ाया, हमारे पास चीजें नहीं थी, हमने कॉपी पे पढ़ाया, हमने बोर्ड पे पढ़ाया, आज हम यहां तक पहुंच चुके। तो धीरे धीरे आदमी क्या कर रहा है? अपग्रेड कर रहा है। कैसे कैसे? समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं और हमारा आपसे जो इंटरेक्शन है वो और ज्यादा हो पा रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि जो पुरानी चीजें हैं वो तो है ही हैं, उसमें तो सुधार करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो करना ही करना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ नई कंपनियों को भी बनाया जाए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पूरा समय अगर आप खाली पुरानी चीजों को बनाने में गुजार देंगे तो वो कब तक रहेंगी? वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। तो तमाम समस्याएं हैं। आपका क्या विचार इस चीज पर? हो सकता है मेरी बातें आपको न समझ में आ रही, बट आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर आप जरा विचार करिएगा। चलिए यहां पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट करके। करा ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अच्छा, ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होगा? यही होगा भाई कि गांव में पर्याप्त बिजली मिले, सब लोग सुचारू रूप से काम कर सके, वही है, सिंपल सी, ठीक है। तो लिख रहा है करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये तो थोड़ा सा बाहर का आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इसका जो कहां पर है, ये कहां पर स्थापित है? तो गोवा में स्थापित है, गोवा में पणजी में, पणजी राजधानी पणजी वहां पर है। करा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये कब से लागू किया गया? तो अप्रैल 2005 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही है। करा अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और उसी दिन मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। करा बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त होने वाली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अंशधारिता कितनी होती है? अगर मीथेन की बात करें तो लगभग 55 से 65% होता है। अब 100% पूरा करने के लिए कितना आ जाएगा? 35 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड। बायोडीजल के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिए जोस दे सा पेरेन, ठीक है, ब्राजील के रहने वाले, नाम याद रखेगा। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब से स्टार्ट हुई है? तो बायोगैस विकास परियोजना 1981-82 से चल रही है, जबकि जैव ईंधन नीति जो आई थी वो सन 2009 में आई थी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। आगे हमारे पास बड़े बड़े में ज्यादा नहीं 3 चैप्टर और बचे हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, और तीनों चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, और थोड़े से ऐसे भी हैं जहां पर आपका मन नहीं लगने वाला, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर है आपका उद्योग यानी इंडस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, अनेक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चैप्टर आपका बचा है कृषि से संबंधित, कृषि यानी खेती, ठीक है, उसमें रबी खरीफ जायद इन सभी फसलों के बारे में बताया जाएगा, वो एक चैप्टर बचा हुआ है। तो मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपके लिए कौन सा चैप्टर लेके आऊं। एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा जल्दी से, और आज ही करिएगा कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन सा चैप्टर अभी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 चैप्टर जैसे ही समाप्त होते हैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।